सभी का हम सब के प्यारे से YouTube चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को किस तरह से प्रपोज किया गया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग क्या थी, और उसके बाद से हमने आज देखना है कि रदरफोर्ड के मॉडल में किस तरह से कौन कौन सी कमियां निकाली गई। उसके बाद हम बोर्स एटॉमिक मॉडल के क्या क्या एजम्पशंस थे, या आप क्या कहेंगे वो कौन कौन से प्रपोजल्स थे जो बोर्ड ने दिए। उसके बाद से हम एक्सप्रेशंस पे आएंगे। वैसे तो बोर्स एटॉमिक मॉडल आपको बहुत आराम से पढ़ा दिया जाता है, आपने इसके कुछ पार्ट को 12th में भी कवर किया हुआ है, पर फिर भी सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बोर्स एटॉमिक मॉडल सारे मॉडल्स का बेसिस है, साथ ही साथ इसमें जितने करेक्शंस आते हैं, जितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, वो यहीं से शुरू होती हैं। जैसे कि मास में किस तरह से वेरिएशन हो सकता है, आपका एटॉमिक नंबर किस तरह से चेंज हो सकता है, क्यों सर्कुलर ऑर्बिट से एलिप्टिकल ऑर्बिट की ओर जाना पड़ा, एनर्जी का किस तरह से वेरिएशन होता है, ये सारी चीजों का बेसिस बोर्स एटॉमिक मॉडल से ही शुरू होता है। यानी कि जितना अच्छे से आप बोर्स एटॉमिक मॉडल समझ लीजिएगा, आगे आपके लिए उतना ही मजेदार ये सीरीज होने वाली है। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी लोगों ने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा हुआ है, उन्हें रिक्वेस्ट है कि एक बार जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। हालांकि उस वीडियो का इंपॉर्टेंस यूजी और पीजी लेवल पर कम है, पर फिर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए वो वीडियो बहुत ही अच्छा है। तो आपको YouTube पर सर्च करना है एटॉमिक फिजिक्स लेक्चर 1 आदर्श ACM, और आपको वो वीडियो मिल जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि हमारे जो बोर्स रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज थी। आइए हम देखते हैं कि क्या क्या रदरफोर्ड ने प्रपोज किया। अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्टरी आपको याद होगी, है ना? हमारा ये है एटॉमिक फिजिक्स का लेक्चर 2 है ना? तो रदरफोर्ड ने दो चीजें बोली थी। पहला कि एटम इज ऑलमोस्ट एम्प्टी। ठीक है, तो हम इसे लिख देते हैं कि 99% ऑफ स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। ठीक है, और दूसरी चीज उन्होंने क्या कही थी, बोली थी कि देयर एग्जिस्ट अ वेरी स्मॉल रीजन on which all the positive charge is concentrated, called न्यूक्लियस। तो दो ही बातें रदरफोर्ड ने कही थी। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि आपके प्लेनेटरी मोशन के बेसिस पे ये मान लिया गया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है। तो रदरफोर्ड के इन दोनों प्रपोज्ड जो आपके थ्योरीज हैं, इनके बेसिस पे ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन इनके चारों ओर रिवॉल्व करता होगा। तो हालांकि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में इसको कमी बताई जाती है, पर असल में रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल में कोई कमी नहीं थी, बल्कि एटॉमिक मॉडल में कमी थी। ठीक है, तो जो तीसरा प्रपोजल है जिसे हमने बाद में क्या किया था, हमने ऐड किया था मॉडल के थ्रू। तो क्या हुआ था, इसमें क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus in circular orbits। इतनी ही बात है। ठीक है, अब देखिए कि यही चीज जो बाद में ऐड की गई थी, वही चीज इसकी कमी बनकर कैसे निकली। तो हम आज देखते हैं कि कौन कौन से शॉर्ट कमिंग्स थे, है ना? शॉर्ट कमिंग्स इन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। क्या क्या कमियां थी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली जो कमी थी वो ये थी कि रदरफोर्ड ने जो बोला था, वो कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन करता है। ठीक है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन करता है। ठीक, लेकिन आप जानते हैं कि जब भी सर्कुलर मोशन होता है
तो सर्कुलर मोशन करने वाला कोई पार्टिकल, मान लीजिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो सर्कुलर मोशन करने वाला कोई भी पार्टिकल जो है वो हमेशा एक्सीलरेशन में होता है। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी हमेशा चेंज होती रहती है। भले ही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड चेंज नहीं होता, पर डायरेक्शन हमेशा चेंज होती है। देखिए आपके पास दो तरह के सर्कुलर मोशंस होते हैं, पहला जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है, और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म जैसे अगर आपने हॉरिजॉन्टल प्लेन में कोई सर्कुलर मोशन कराया तो इसको आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मान सकते हैं। अगर आप ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं मानते तो आप उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मान सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि आपको कोई और फोर्स नहीं मिलती है, सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लगती है जो कि पार्टिकल को अंदर की ओर एक फोर्स बैलेंस करने के लिए लगती है, ठीक है, जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और इसी की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी होता है, जिसे हम लोग परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो होती है ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर या डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लगती है। तो ये एक एक्सीलरेशन हमेशा लग रही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, है ना। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें आपका वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, जैसे कि आप अगर वर्टिकल प्लेन में कोई सर्कुलर मोशन करा रहे हैं अंडर ग्रेविटी, तब क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे मान लीजिए सेंटर है और एक बॉब है जो कि वर्टिकल प्लेन में मोशन कर रहा है, तो वहां पर इसकी स्पीड यहाँ डाउनवर्ड जो पॉइंट है वहां पर ज्यादा होगी और ऊपर धीमे होगी, जैसे इस तरह से हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे आप अभी अभी आप किसी मेले में जाए तो मेले में जो आपका वो लगता है झूला झूला गोल गोल घूमने वाला झूला, उसमें बैठकर आप फील करें तो नीचे उसकी स्पीड अपने आप तेज हो जाती है और ऊपर जाकर उसको थोड़ी सी स्पीड चाहिए होती है कि बस वो एक सर्किल कंप्लीट कर ले। तो वैसा मोशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन असल में कर रहा है, आप मान सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ताकि इसके ऊपर कोई भी बाहर से इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। बाहर से कोई भी इसके ऊपर एक्सटर्नल कोई फील्ड नहीं लग रही है, बस एक ही फोर्स ऑफ फील्ड है जो कि न्यूक्लियस की है, और वो क्या दे रही है इसको? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन दे रही है। फिर भी अगर यूनिफॉर्म हुआ या नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो इसको मिल रहा है एक्सीलरेशन। और क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मैक्सवेल के अनुसार, किसके अनुसार? मैक्सवेल के अनुसार हर एक्सीलरेटेड पार्टिकल जो है वो क्या करता है? एनर्जी का रेडिएशन करता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स? According to classical electrodynamics, every accelerated particle emits radiation, एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में एमिट करता है। इसका मतलब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन भी एनर्जी का एमिशन करेगा, ठीक है। अगर आप इसके एनर्जी के एमिशन को देखें, अगर इसने एनर्जी एमिट कर दी तो क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है? इस पॉजिटिव चार्ज के और इस इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज की वजह से इनके बीच एक पोटेंशियल एनर्जी है जो सिस्टम में अभी डिस्टर्ब नहीं हो रही है, ठीक है। पर इसके वेलोसिटी की वजह से इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर लॉस किस में हो सकता है? काइनेटिक एनर्जी में। आप लॉस कर दें तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, है ना। तो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दें, मान लीजिए टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और काइनेटिक एनर्जी जो अभी टोटल एनर्जी आपकी कंजर्व्ड है, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है, क्यों? क्योंकि सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल वर्क डन नहीं हो रहा है। तो टोटल एनर्जी अगर कंजर्व्ड है, ये है आपकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपकी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इसका हम चार्ज मान ले Ze, तो Ze इंटू इलेक्ट्रॉन E अपॉन R। Ze की जगह Ze इंटू E की जगह Ze स्क्वायर कर दें, ठीक है। जहां R क्या है? R इसकी रेडियस है, ठीक है। ये जो रेडियस होगा उसको हमने R मान लिया, ठीक है। R या ऐसे R मान लिया, ठीक। तो अब क्या हो गया कि आपके पास ये टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन है और आप ये देख रहे हैं कि इस सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अगर एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल वर्क डन नहीं हो रहा है, यानी इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी? कंजर्व होगी। अगर टोटल एनर्जी कंजर्व है और ये पार्टिकल एनर्जी का रेडिएशन कर दे रहा है, एनर्जी लूज कर दे रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कम होगी। वेलोसिटी कम होगी तो ये टर्म क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मजबूरन इस टर्म को बढ़ना पड़ेगा, है ना। इफेक्ट देखिए, मजबूरन इस टर्म को बढ़ना पड़ेगा। ये टर्म बढ़ेगा तो क्या होगा? ये R है, R को
आर को आपको कम करना पड़ेगा ताकि न्यूमरेटर के साथ ये टर्म क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। यानी कि जिस रेडियस में ये रिवॉल्व कर रहा था न्यूक्लियस के चारों ओर, वो रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, वेलोसिटी रेडिएशन की वजह से कम होगी, वेलोसिटी अगर कम होगी तो आपको रेडियस को भी कम होना पड़ेगा ताकि ये वाला जो टर्म है वो ओवरऑल इंक्रीज कर जाए। ठीक है, तो ये कम होगा, उसी प्रपोर्शन में ये इंक्रीज करेगा ताकि टोटल एनर्जी आपकी कंजर्व रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक है, अब देखिए, अगर इसके हिसाब से आप देख रहे हैं तो हर बार जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा वो एनर्जी का एमिशन करेगा और एनर्जी के एमिशन के बाद उसके रेडियस कम हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी के एमिशन के बाद उसका रेडियस कम हो जाएगा। रेडियस कम होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन न सर्कुलर मोशन ना करके एक स्पाइरल मोशन करेगा, है ना। देखिए किस तरह से करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन है, पहले ये इस सर्किल में घूम रहा था, मान लीजिए कुछ रिवॉल्यूशन इसने इस सर्किल में किए, फिर इसके सर्किल का रेडियस कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा, और लास्ट में आके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इतने नजदीक पहुंच जाएगा कि वो न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव कोलैप्स हो जाएंगे तो एटम का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये आपका पूरा एटम है, और इससे आपने कई सारे इस तरह के न्यूक्लियस को मिलाकर आपने एक मटेरियल बनाया, जैसे ब्रिक, आपकी कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल। और अगर इस मॉडल के थ्रू आप माने तो इलेक्ट्रॉन्स इस सर्कुलर मोशन को छोड़कर न्यूक्लियस में आके कुछ समय बाद कोलैप्स हो जाएंगे, तो ये पेन छोटा हो जाएगा, आपका घर छोटा हो जाएगा, आपकी कॉपी किताब छोटी हो जाएगी, है ना, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा और कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि ये जो स्पेस है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी पहली डेफिशिएंसी थी कि न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी को, न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी, एटम की स्टेबिलिटी को ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो इस चीज को आपने पहले भी लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये पहला जो आपका टॉपिक है ये है अकॉर्डिंग टू रेडिएशन। ठीक है, इसे आप लिख लीजिएगा, मैं बाकी यहां नीचे लिख देता हूं कि then in such case electron will radiate energy and finally collapse into nucleus। ठीक है, तो ये चीज यहां पर होगी, आपकी ये हेडिंग जो रहेगी वो रहेगी स्टेबिलिटी ऑफ एटम। आप ये हेडिंग डालकर लिख सकते हैं, तो जिन्हें भी लिखना है वो ये लिख लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये चीज तो आपको पिछले लेक्चर में भी लिखाई गई है, जिन्हें ये लिखना है ये चीज नोट डाउन कर लें जल्दी से। चलिए, अब हम देखते हैं कि इसकी दूसरी डेफिशिएंसी क्या थी। पहली कमी स्टेबिलिटी ऑफ एटम थी कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम को रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल ने एक्सप्लेन नहीं किया। दूसरी चीज, आप देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन कर रहा है, पर रदरफोर्ड ने ये नहीं कहा था कि कौन से सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन करेगा। आप देख रहे हैं कि जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट, थॉमसन ने मॉडल दिया था, उसी समय से पता चल गया कि एटम्स का जो स्पेक्ट्रा है वो डिस्क्रीट टाइप का है, न कि कॉन्टिन्यूअस टाइप का है। जबकि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कहीं पे भी कॉन्टिन्यूअस या डिस्क्रीट टाइप के स्पेक्ट्रा की कोई बातचीत नहीं की गई है। यानी कि अगर आप रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग चलें तो आपके पास कोई भी सर्कुलर ऑर्बिट पॉसिबल है। अगर कोई भी सर्कुलर ऑर्बिट पॉसिबल है तो इलेक्ट्रॉन कोई सा भी एनर्जी रख सकता है और कोई सा भी एनर्जी लेवल रेडिएट, कोई सा भी एनर्जी वैल्यू रेडिएट कर सकता है। यानी कि जो स्पेक्ट्रम आना चाहिए एटम का वो आना चाहिए कॉन्टिन्यूअस। लेकिन आपका स्पेक्ट्रम आ कैसे रहा है, आपका स्पेक्ट्रम 19th सेंचुरी से ही क्या आ रहा है, आपका डिस्क्रीट आ रहा है। इसलिए दूसरी चीज क्या आ गई कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, दूसरा क्या था, this model could not explain the discrete spectrum of atoms।
इसमें आपको इतनी ही बात बहुत है ना। तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बाकी मैं इसे मिटाता हूँ और फिर हम शुरू करते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो चलिए शुरू करते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। देखिए हुआ क्या था कि बोर के पहले ही आपका एक प्रॉब्लम आया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए ही सबसे पहले कंसीडर किया गया था कि आपके जो रेडिएशन होता है वो रेडिएशन कॉन्टिन्यूअस ना होकर एक डिस्क्रीट पैकेट के फॉर्म में होता है जिसे हम क्वांटा कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्वांटाइजेशन का रूल आ गया। सबसे पहले क्वांटाइजेशन का रूल आ गया कि आपका जो एनर्जी है वही डिस्क्रीट है। किस लिए आया था? ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए। बाद में इसी फॉर्मूले ने, क्वांटाइजेशन के रूल ने ही आपको एक्सप्लेन करके दिखाया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो नील्स बोर ने 1913 में प्रपोज किया अपना मॉडल, और उन्होंने भी यहां पर क्वांटाइजेशन रूल का इस्तेमाल किया। कैसे किया आइए देखते हैं। बोर का जो पहला जो आपका एजम्पशन था वो था ये कि बोर्स एटॉमिक मॉडल बोर का जो पहला एजम्पशन था वो ये था कि देखिए रदरफोर्ड ने जो सर्कुलर ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया था वो बिल्कुल सही है, और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में ही इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घूमते हैं। ठीक है, तो पहला क्या था? पहला था कि इलेक्ट्रॉन्स revolve around nucleus in circular orbit under the influence of electrostatic Coulombic force। ये इनका पहला assumption था। सभी बुक्स में अलग अलग जगह पे स्टेटमेंट्स अलग अलग हैं, इसलिए आपको स्टेटमेंट नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ मतलब याद रखना है कि क्या क्या चीजें इन्होंने बोली थी। ठीक है, कई जगह पर आपको यहाँ से 4 assumptions मिलेंगे, कहीं पे 5 assumptions मिलेंगे। बेसिकली आपको उन सारे assumptions को मिलाकर यही समझना है कि उन्होंने कंक्लूजन क्या दिया हुआ था। इसलिए आप कभी स्टेटमेंट पर मत जाइएगा, आप मीनिंग पे जाइएगा कि क्या इन्होंने बताया था। ठीक, एटलीस्ट 3 assumptions हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बिक फोर्स। यानी कि इन्होंने क्या बता दिया, बोल दिया कि यहां पर आपका एक न्यूक्लियस होगा जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। कहां पर? एक सर्कुलर ऑर्बिट में। किसके इन्फ्लुएंस में? इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में। तो ये फोर्स क्या होगा? ये फोर्स आपका होगा F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां मान लीजिए इसका एटॉमिक नंबर Ze है और ये तो E ही है, यानी हो जाएगा Ze इंटू E अपॉन R स्क्वायर, जहां R इसका रेडियस हो। तो ये कौन सी होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बिक फोर्स। ठीक है, तो अगर इसमें एक फोर्स लग रही है इलेक्ट्रॉन पे, तो इसको फोर्स के इन्फ्लुएंस में मोशन करना चाहिए, पर ये मोशन कैसे कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन करते हुए किसी भी पार्टिकल के पास क्या होना जरूरी है? उसके पास होना जरूरी है सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके पास क्या होना जरूरी है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये कर रहा है यही कूलम्बिक फोर्स। कैसे? इलेक्ट्रॉन यहां है, यहां पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। तो जो चीज अलोंग सेंटर लगती है वही तो सेंट्रीपिटल फोर्स देती है। तो यही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है आपका वही कूलम्बिक फोर्स के बराबर है। और सेंट्रीपिटल फोर्स होता कितना है? होता है mv² अपॉन r। ये किसके बराबर हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। इसे Z स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां से आपका जो पहला टर्म है, पहला जो आपका एजम्पशन है, ठीक, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकल कर आता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो है इन्होंने लिया क्वांटम थ्योरी से। देखिए ये जो एजम्पशन था वो क्या था? इसे बोलते हैं क्लासिकल एजम्पशन। ठीक है, ये एजम्पशन क्या था? ये क्लासिकल एजम्पशन था। ठीक, क्योंकि यहां पर आपने प्लेनेटरी मोशन लिया है, प्लेनेटरी मोशन की तरह ही लिया हुआ है, तो ये एजम्पशन क्लासिकल एजम्पशन है। दूसरा एजम्पशन जो है वो है क्वांटम एजम्पशन। उन्होंने कहा कि देखिए न्यूक्लियस के चारों ओर कई सारे ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं।
न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर कई सारे ऑर्बिट्स पॉसिबल है, ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन विल स्टे इन सर्टेन ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन कुछ ही ऑर्बिट्स में रह सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विल स्टे इन सर्टेन ऑर्बिट, किन ऑर्बिट्स में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विल स्टे इन दोज ऑर्बिट whose angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi। क्या है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रहेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर आउट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन विल be found in those orbits for which angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi, ठीक है, h, आप h ऐसा ही बनाइएगा क्योंकि यहाँ h क्रॉस भी आता है ना, h ऐसा ही बनाइएगा, ठीक, यानी कि आपका जो है ये पहला स्टेटमेंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, दूसरा स्टेटमेंट में कह रहा है कि कई सारे ऑर्बिट्स पॉसिबल है, पॉसिबल तो सब कुछ है, पर इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा, इलेक्ट्रॉन वहां मिलेगा जहां पर इस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम उस ऑर्बिट में क्या हो जाए, h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एंगुलर मोमेंटम को हम दिखाते हैं L से, और L क्या हो जाए, h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, यानी n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जहां n एक इंटीग्रल नंबर है, 1 2 3 4 एक्सेट्रा, ठीक है, इसको जीरो क्यों नहीं लिया गया, जीरो इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि जीरो के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, L जीरो हो जाएगा, और L जीरो होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर रहा है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इसका जीरो है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन सेंटर पे पहुंच गया, ठीक है, तो यही चीज जो है ये तो रदरफोर्ड वाला गड़बड़ी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे L इज इक्वल्स टू जीरो नहीं लिया गया, ठीक, बाकी L इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई, एक ये कॉन्सेप्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि L होता क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या हो, एंगुलर मोमेंटम होता है L इज इक्वल्स टू mvr, तो ये हो जाएगा NH अपॉन 2 पाई, L क्या होता है, L होता है mvr, ठीक है, तो ये आपका दूसरा स्टेटमेंट, ओके, तीसरा स्टेटमेंट क्या है, तीसरा स्टेटमेंट आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर तीसरा स्टेटमेंट बताते हैं, चलिए, तो तीसरा स्टेटमेंट जो आपका आता है वो ये कहता है कि इन सारे ऑर्बिट्स में जिनका एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2 पाई होगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते समय एनर्जी का रेडिएशन नहीं करेगा, यानी कि जो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की कहानी है कि an accelerating particle always emit radiation, इस बात को इलेक्ट्रॉन फॉलो नहीं करेगा, इस बात का भी एक्सप्लेनेशन, न इस बात का और न ही इसके अगली बात का एक्सप्लेनेशन बोर के पास था, बोर ने ये सारी पोस्टुलेट दिए थे, सॉरी, बोर ने ये सारे पोस्टुलेट दिए थे, और ये पोस्टुलेट के बेसिस पे उन्होंने एटम को डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी, ठीक, तो क्या था तीसरा एजम्पशन, इलेक्ट्रॉन विल, हाँ, दूसरी बात, दूसरे में ही एक स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, these orbits are called, दूसरे में ही लिख लीजिएगा, these orbits are called stable orbits, ठीक है, इन ऑर्बिट्स को क्या कहा जाएगा, स्टेबल ऑर्बिट्स कहा जाएगा, ये दूसरे का ही है, ठीक है, दूसरे का ही रिमेनिंग पोर्शन है, अब तीसरे पे आते हैं, लिखा है इलेक्ट्रॉन्स इन स्टेबल ऑर्बिट्स, क्यों कहा गया, क्यों इन स्टेबल ऑर्बिट कहा गया, इलेक्ट्रॉन इन स्टेबल ऑर्बिट्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, इलेक्ट्रॉन इन स्टेबल ऑर्बिट डू नॉट रेडिएट एनर्जी इन सर्कुलर मोशन, तो सवाल यह है कि एनर्जी तब रेडिएशन हो कहां से रहा है, कहां से आपको स्पेक्ट्रम मिल रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये जो है ऑर्बिट्स
उनके एक ऑर्बिट और दूसरे ऑर्बिट के बीच में ट्रांजिशन से, जैसे एक ऑर्बिट यहाँ होगा, अगला ऑर्बिट आपका यहाँ पर कहीं हो, मान लीजिए ऐसे सर्कुलर होगा, तो इन दोनों ऑर्बिट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है और इस ट्रांजिशन के थ्रू आपका रेडिएशन निकलता है। ठीक है, तो इसी को कभी कभी चौथा स्टेटमेंट भी कह देते हैं, पर एनर्जी से ही रिलेटेड है इसलिए हम लोग इसको इसी में लिख लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विल रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी only when it makes a transition between two stable orbits। यानी इलेक्ट्रॉन जब दो स्टेबल ऑर्बिट्स के बीच ट्रांजिशन करेगा तभी ये एनर्जी का रेडिएशन करेगा। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट का आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या कहा गया? कहा गया कि द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या द एनर्जी ऑफ रेडिएटेड और एब्जॉर्ब्ड फोटोन, ठीक है, क्या बोला गया? द फ्रीक्वेंसी या द एनर्जी ऑफ एमिटेड और एब्जॉर्ब फोटोन, फोटोन मतलब आपका रेडिएशन है ना, यहां पर फोटोन का मतलब रेडिएशन है। ठीक है, इज गिवन बाय कैसे दिया जाएगा? इसकी एनर्जी दी जाएगी आपकी, यहां पर मैं लिखता हूं तीसरा नंबर, ये कैसे दिया जाएगा? डेल्टा ई इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। ठीक है, या फिर डेल्टा ई को ही आप लिख देंगे एच न्यू इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। यहां दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है, एच न्यू इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। ठीक है, जहां E2 और E1 क्या है इसको लिख लीजिएगा, वेयर E2 एंड E1 आर, है ना, मैं यहां लिख दूं क्या? मैं यहां लिख देता हूं वेयर E2 एंड E1 आर टू energies of two stable orbits। ठीक है, जहां E1 और E2 क्या है? एनर्जीज हैं दो स्टेबल ऑर्बिट्स के। ठीक है, तो ये चीज आप पूरा लिख लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पर। चलिए तो देखते हैं कि अब हम रेडियस, वेलोसिटी, मान लीजिए किसी nth ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, तो उसके रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी वगैरह का किस तरह से डेरिवेशन करेंगे। ठीक, उन सारे डेरिवेशंस के लिए हमें सिर्फ इन्हीं की जरूरत है, पहला ये वाला, दूसरा ये एक्सप्रेशन और तीसरा ये कभी एक्सप्रेशन की जरूरत होगी। ठीक है, इसके अलावा हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। ठीक, आइए हम लिखते हैं एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी। एक्सप्रेशन फॉर सबसे पहले रेडियस, फिर वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेबल ऑर्बिट। देखिए कैसे डिराइव करेंगे हम लोग उसका जो भी आपको अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना होगा तो आप उसका जो भी थियरी होता है वो लिख लेंगे। ठीक है, पहली चीज हम क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन अगर मोशन कर रहा है तो mv²/r यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा आपका कूलम्बिक फोर्स के बराबर है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर है? कूलम्बिक फोर्स के बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं? F सेंट्रीपिटल इज इक्वल्स टू F कूलम्बिक, यहां से क्या आ जाएगा? mv²/r इज इक्वल्स टू 1/4πε0 ZE²/r²। देखिए लोग अक्सर हाइड्रोजन एटम के लिए डिराइव करवाते हैं, पर मैं एक जनरल एक्सप्रेशन ही डिराइव करवा रहा हूं। हाइड्रोजन एटम के लिए Z इज इक्वल्स टू 1 रख देना होगा, आपका हाइड्रोजन एटम के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक, तो देखिए mv²/r इज इक्वल्स टू 1/4πε0 ZE²/r²। यहां से v² निकाल दें अगर हम, ठीक, v² तो v² क्या आ जाएगा? देखिएगा 1/4πε0
r से एक r कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा, और ये m हम नीचे ले जाते हैं तो आ जाएगा mr, और ऊपर आपका ze स्क्वायर ही बचा रह जाएगा। ये आपका b स्क्वायर का एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अगला आप क्या जानते हैं, अगला आप यहां से जानते हैं mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। ठीक है, तो आप दूसरे से लिख सकते हैं, ठीक है, दूसरे से लिख सकते हैं ऑल्सो mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। यहां से आप लिख सकते हैं v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा nh/2 पाई mr। ये आपका एक्सप्रेशन नंबर 2 हो गया। जरा गौर से देखिए, दोनों जगह आपने वेलोसिटी निकाल के रखी है। इस एक्सप्रेशन 2 का स्क्वायर करके आप यहाँ वेलोसिटी की जगह रख सकते हैं। आइए रखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, nh/2 पाई mr का स्क्वायर करना है, आ जाएगा यूजिंग 2 का स्क्वायर इन 1। ओके, आप अपने स्टेटमेंट में लिख लीजिएगा, इसमें टाइम ही वेस्ट होगा, है ना। देखिए क्या आ जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल्स टू ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m r। ठीक, तो यहां से देखिए 4 4 कैंसिल, पाई स्क्वायर से एक पाई कैंसिल, m से एक m कैंसिल, r से एक r कैंसिल। इसको रीअरेंज कीजिएगा, देखिए एप्सिलॉन नॉट यहां जाएगा तो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, देखिए एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन यहां बेस, यहां नीचे क्या बचाएगा, सिर्फ एक पाई बचेगा, पाई, फिर एक m बचेगा, यहां से m कैंसिल हो गया m, और ये ze स्क्वायर अगर आप नीचे ले आए तो यहां आ जाएगा ze स्क्वायर। इसको इज इक्वल टू क्या बचेगा, देखिएगा ये r स्क्वायर से एक r स्क्वायर कैंसिल हो गया है, r को जब यहां ले आएंगे तो क्या आ जाएगा r। देखिए r का एक्सप्रेशन आ गया, r का ये एक्सप्रेशन आ गया आपका एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m ze स्क्वायर। क्यों ये एक्सप्रेशन है r का, जरा देखिए, वेलोसिटी यहां पर r पर डिपेंड कर रही है, आपको r एक्सप्रेशन नहीं पता है, आपको यहां पर वेलोसिटी यहां पर भी r पर डिपेंड कर रही है, आपको r का एक्सप्रेशन नहीं पता है। लेकिन ये r का एक्सप्रेशन इसलिए है क्योंकि यहां पर एप्सिलॉन नॉट आपको पता है, n आपको वैरी करना है 1 2 3 4। ठीक है, पहले ऑर्बिट के लिए आपको n इज इक्वल्स टू 1, दूसरे के लिए n इज इक्वल्स टू 2, तीसरे के लिए n इज इक्वल्स टू 3। h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई क्या है कांस्टेंट, मास m क्या है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, z इसका एटॉमिक नंबर और e इसका चार्ज। ये सारी चीजें आपको पता है, कांस्टेंट है किसी भी चीज के लिए, किसी भी गिवन एटम के लिए, कंडीशन के लिए, तो r का एक्सप्रेशन यही हो गया। ठीक है, तो r का एक्सप्रेशन, अब सवाल ये है कि सर इस r का एक्सप्रेशन का हम करें क्या। देखिए, हम आपको सजेस्ट करेंगे कि r का एक्सप्रेशन आप सीधे सीधे याद रखिए। ठीक है, सीधे सीधे याद रखिए, क्यों, क्योंकि इसमें क्वेश्चन n पे बनेगा, m पर बनेगा और z पर बनेगा, इन तीन चीज पर बनेगा। ठीक है, इन तीन चीज पर क्वेश्चन बनेगा, तो या तो आप n m और z पर अलग अलग इनकी डिपेंडेंसी याद रखिए कि r l स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, r m पर 1 अपॉन m पर, और r 1 अपॉन z पर डिपेंड कर रहा है, या आप मेरी तरह याद रखिए r इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m z e स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो ये r का आपका एक्सप्रेशन हो गया। मैं इस साइड को मिटा देता हूं। चलिए देखिए, ये r का आपका एक्सप्रेशन है। अभी हम लोग इसके बारे में और सारी बात करेंगे, पर उससे पहले आप देखिए, अगर हम r को अलोन कर लें, ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन z। आप देख रहे हैं r इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन z। ये जो है, ये क्वांटिटी जो है एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर, ये क्वांटिटी जो है, अगर आपने हाइड्रोजन एटम ले लिया, हाइड्रोजन एटम ले लिया और फर्स्ट ऑर्बिट ले लिया, तो n इज इक्वल टू 1 हो गया, z इज इक्वल टू 1 हो गया, तो ये क्वांटिटी एक कांस्टेंट है, यानी हाइड्रोजन एटम के लिए ये क्वांटिटी कांस्टेंट आएगी। ठीक है, तो देखिए r जो आएगा इसके करस्पॉन्डिंग, उस r को हम कहते हैं बोर्स रेडियस, और उसकी वैल्यू होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, वेयर, और इसको और करते हुए लिख दें r इज इक्वल टू r नॉट n स्क्वायर अपॉन z। ठीक है, और r इज इक्वल टू 0.53 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जहां r नॉट क्या है, r नॉट इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, एक्सप्रेशन क्या है इसका,
epsilon naught h square upon pi m e square is called Bohr's radius। तो जब तक आपके पास रिड्यूस्ड मास का कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाता, यानी कि m को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाता, आप इस एक्सप्रेशन को याद रखेंगे 0.53 n स्क्वायर अपॉन z वाले एक्सप्रेशन को याद रखेंगे। ठीक है, तो अगर आपका n और z में वेरिएशन कुछ आएगा तो आप डायरेक्ट इस एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा कि आंसर आपका एंगस्ट्रॉम में आएगा। ठीक है, अगला देखिए, अभी हम देखेंगे r किस तरह से वेरी कर रहा है n के साथ। उसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए ये एक्सप्रेशन मैंने r का इस एक्सप्रेशन नंबर 2 में रख दिया, ठीक है, तो यूजिंग इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दें और इसे 4 कह दें और इसे 5 कह दें। ठीक है, अब देखिए यूजिंग 3 in 2, तो 3 को 2 में यूज करेंगे तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, nh अपॉन 2 पाई m और 1 अपॉन r करेंगे तो नीचे आएगा आपका एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर और ऊपर आएगा पाई m z e स्क्वायर। ठीक है, देखिए पाई पाई कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, e स्क्वायर बच गया, a n से n और h से h कैंसिल हो गया, तो v का एक्सप्रेशन आ गया आपका z e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n h। ये है वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। ठीक, आप इसको और चेंज कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं आप v इज इक्वल्स टू v नॉट z अपॉन n, या फिर 2.2 v इज इक्वल्स टू v नॉट z अपॉन n इज इक्वल्स टू 2.2 into 10 to power 6 z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये भी आपको याद रखना चाहिए, v इज इक्वल्स टू v नॉट z अपॉन n या 2.2 into 10 to power 6 z अपॉन n मीटर पर सेकेंड, जहां v नॉट क्या है, v नॉट है आपका e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h। ठीक है, ये क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट है। ये क्या है, बोर्स रेडियस है। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो ऑर्बिट है यानी हाइड्रोजन एटम की ऑर्बिट है n इज इक्वल्स टू 1 और z इज इक्वल्स टू 1 के लिए उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये है आपका एक्सप्रेशन रेडियस और वेलोसिटी का। ठीक, देखिए कितना आसान है। अगर आपने 3 कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं तो आपको एक्सप्रेशन नंबर 1 बनाना है, यहां से वेलोसिटी निकालनी है, उसको यूज करके आप लोगों को रेडियस निकल जाएगा, सिर्फ 2 सेकंड का काम है। उसके बाद इस रेडियस से आप जैसे ही इसको यूज करेंगे यहां पर आपकी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। पर अगर आपको कॉम्पिटिटिव होना है तो आपको ये सारे एक्सप्रेशंस याद रखने होंगे, एक्सप्रेशन नंबर दिस, फिर ये या ये दोनों एक ही चीज है, पर फिर भी आपको ये चीज याद रहनी चाहिए, है ना, ये भी और ये भी। ठीक है, हालांकि ये याद करने के बाद आपको सिर्फ ये वैल्यू याद करनी है ना, कि ये क्या होती है 2.2 10 to power 6। याद करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप इसको रट रहे हैं 3 बार 4 बार। याद करना तभी हो पाता है पॉसिबल जब आप इस पे ढेर सारे क्वेश्चंस लगा लेते हैं। ठीक है, तो नोट कीजिए, नोट करने के बाद मैं इस पे आगे आपको एक्सप्रेशंस बताता हूं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एनर्जी किस तरह से वेरी कर रही है। रेडियस और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया है, जहां रेडियस क्या आया है, मेरे साथ दोहराते जाइए, रेडियस एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m z e स्क्वायर। उसके बाद वेलोसिटी क्या आई है z e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n h। ध्यान देने वाली एक और बात है कि वेलोसिटी मास पर डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप ध्यान से देख लेंगे। ओके, वेलोसिटी क्या है आपकी z e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n h। ये दोनों एक्सप्रेशंस का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे एनर्जी। देखिए अगर इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर तो इसके पास दो एनर्जी है। पहली कौन सी है, पहली इसके पास है काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव है और ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच आएगी पोटेंशियल एनर्जी। और कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके पास क्या आएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए हम लिखते हैं। देखिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर। v का एक्सप्रेशन हमारे पास है, आइए पुट करते हैं, आ जाएगा 1/2 m v स्क्वायर यानी z स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 की जगह क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आपकी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/8 m z स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई।
ठीक है, अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी पर। पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन होती है? पोटेंशियल एनर्जी किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है माइनस के साथ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R। तो यहां पर Q1 और Q2 क्या है? Q1 है आपका Ze, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, और Q2 क्या है? E, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कुल मिलाकर Ze स्क्वायर अपॉन R। R का एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ है, तो हम पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze स्क्वायर अपॉन R है, तो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m Ze स्क्वायर। यहां से देखिए एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का -1/4 m Z स्क्वायर e⁴ अपॉन पाई से पाई कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। क्या पढ़ा रहे हैं सर? क्या करा रहे हैं आप? क्यों क्यों इतना कठिन कठिन एक्सप्रेशन दे रहे हैं? देखिए एक्सप्रेशन में यहाँ -1/4 है, यहाँ 1/8 है। जरा इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा? 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा -2 और नीचे आ जाएगा 8। ठीक है, 1/8 mz स्क्वायर e⁴ अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। ये भी देखिए 1/8 mz स्क्वायर e⁴ अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। यानी ये दोनों एक्सप्रेशंस क्या हो गए? आपके बराबर हो गए। ये दोनों एक्सप्रेशन बराबर हो गए, बचा क्या रह गया? -2। यानी आप पोटेंशियल एनर्जी को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जिसे नहीं समझ में आया, जिसे बोला क्या 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 सर क्या बोले आप, तो एक बार फिर से आप इस वीडियो को देख लें। ठीक है, 2 मिनट रिवाइंड करके फिर से देख लें। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी है, यानी आपको याद क्या रखना है? सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। आइए अब निकालते हैं टोटल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी जो होता है वो होगी आपकी, टोटल एनर्जी को हम E से दिखाते हैं। E वो क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर आप इसको और इसको दोनों को रख के प्लस माइनस करेंगे, दिक्कत हो जाएगी। उससे अच्छा क्या कीजिए, आप यहां पर लिखिए E इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। तो क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी आपकी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ गई। यानी कि अगर आपने काइनेटिक एनर्जी याद कर ली, अगर आपने काइनेटिक एनर्जी याद कर ली तो आपको पोटेंशियल एनर्जी पता है और टोटल एनर्जी भी पता है। ठीक है, पर फिर भी काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है? -1/8 mz स्क्वायर e⁴ अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, इसे हम टोटल एनर्जी को एक और तरीके से लिखते हैं, En इज इक्वल्स टू, देखिएगा ये सारा का सारा एक्सप्रेशन हम अलग कर लेते हैं तो आ जाएगा -13.6, यहां पर बच जाएगा z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, लेकिन किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, En इज इक्वल्स टू -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अगर आपका विचार कंपटीशन देने का है तो आपको ये सारे एक्सप्रेशंस याद होने चाहिए। रेडियस का, वेलोसिटी का, काइनेटिक एनर्जी यानी कि टोटल एनर्जी का, और ये सारे रिलेशंस आपको पता होने चाहिए। कैसे होंगे सर? सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चन लगाने से ही ये सारे एक्सप्रेशंस आपको याद हो सकते हैं, बाकी किसी तरीके से याद नहीं हो सकते। ठीक है, क्वेश्चन लगवाऊंगा मैं, जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपको क्वेश्चंस लगवाऊंगा, पर फिर भी आप क्वेश्चंस लगाइए, आपके बुक में भी दिए हुए हैं और भी ऑनलाइन भी आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप जरूर लगाइए। मैं भी आपको कुछ क्वेश्चंस लगवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए यहां तक आपका एक्सप्रेशन आया टोटल एनर्जी का। ठीक, अब देखिए क्या बात है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे की कहानी बताते हैं। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं वेवलेंथ का और फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का एक्सप्रेशन। कैसे? वेवलेंथ जो होगी वो किसकी बात की? जो आपका ट्रांजिशन के थ्रू जो ट्रांजिशन होगा, उस ट्रांजिशन के बाद जो आपका फोटोन निकलेगा उसका वेवलेंथ क्या होगा। ठीक, मान लीजिए आपकी दो एनर्जी लेवल्स हैं, ये N1 है और दूसरी एनर्जी लेवल जो आपकी ये N2, और ये चार्ज है। N1 और N2 एनर्जी लेवल है। ठीक है, अब आपका क्या हो रहा है कि N1 से N2 पे एक ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेगा तो क्या बताया गया था कि जो उसका एनर्जी होगा
एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन वो क्या होगा E2 माइनस E1, ठीक है, E2 माइनस E1, ठीक। अब देखिए ये एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, h न्यू इज इक्वल टू E2, E2 क्या N2 के लिए आपको लिखना होगा, ओके, N2 के लिए आपको लिखना होगा, ठीक। अब देखिए क्या होगा, ये एक्सप्रेशन क्या आएगा, -1/8 mz स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर N2 स्क्वायर h स्क्वायर माइनस ऑफ -1/8 mz स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर N1 स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बाकी सारी चीजें कॉमन हो जाएगी, बस N2 और N1 बच जाएगा। तो यहाँ से आप h न्यू लिख सकते हैं, h न्यू आ जाएगा -1/8 -1/8 या 1/8 कर देते हैं, m z स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर और ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब यहां से आप अगर न्यू इज इक्वल टू क्या जानते हैं, c अपॉन लैम्डा, ये चीज यहां यूज कर दे तो आ जाएगा आपका h c अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू दिस, या फिर आप लिख सकते हैं 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू दिस अपॉन hc, ठीक है, दिस अपॉन hc। देखिए यहाँ पे hc अपॉन लैम्डा लिखा था, दोनों तरफ hc से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा, ओके, या यहीं पर हम कर देते हैं hc अपॉन लैम्डा, तो यहाँ पे hc से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1/8 m z स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c, देखिए h है, h से डिवाइड करेंगे तो h स्क्वायर का h क्यूब और c h क्यूब c 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2, ठीक है। तो ये आपका वेवलेंथ का एक्सप्रेशन है, ये आपकी वेवलेंथ का एक्सप्रेशन है, और आपको इतना बड़ा एक्सप्रेशन याद नहीं रखना है, ठीक है। ये देखिए m e टू द पावर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c, ये सारे कांस्टेंट है, इन सारे कांस्टेंट को अगर आप मिला दीजिएगा तो आपका एक कांस्टेंट आएगा जिसे आप रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, r इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू 1/8 m z नहीं m e टू द पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c, जिसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10 टू पावर 7 मीटर इनवर्स, ठीक है, ये आपकी इसकी वैल्यू होती है। इसको क्या कहते हैं आप, रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग भी एक साइंटिस्ट थे, रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। इसके एक्सप्रेशन के फॉर्म में अगर आपको लैम्डा लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू r इनफाइनाइट z स्क्वायर उसमें इंक्लूडेड नहीं है, यानी r इनफाइनाइट z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका लैम्डा का एक्सप्रेशन हो गया। r इनफाइनाइट क्यों लिखा गया है, r इनफाइनाइट इसलिए लिखा गया है क्योंकि r इनफाइनाइट, ठीक है, बिकॉज इस पूरे डेरिवेशन के दौरान हमने न्यूक्लियस को क्या माना है, न्यूक्लियस को स्टेबल माना है, ठीक है। इस पूरे न्यूक्लियस इज कंसीडर्ड टू बी इनफाइनाइटली हैवी, ठीक है, इसको नोट करके लिख लीजिएगा, न्यूक्लियस को इनफाइनाइटली हैवी माना गया है, ठीक है। अगर न्यूक्लियस इनफाइनाइटली हैवी नहीं होगा तो क्या होगा, आपका ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियस बहुत हैवी है तो न्यूक्लियस इसके साथ रिवॉल्व नहीं करेगा, न्यूक्लियस स्टेबल रहेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, न्यूक्लियस पे, ठीक है। पर अगर न्यूक्लियस और इसका मास कंपेरेबल हो गया तो क्या होगा, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इनको मिलाने वाली लाइन के बीच में कहीं पर हो जाएगा, और तब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन करेंगे, ठीक है। इस पर हम लोग बाद में भी चर्चा करेंगे जहां से कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास आएगा। तो फिलहाल आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि इनफाइनाइट वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि न्यूक्लियस को हमने इनफाइनाइटली हैवी माना है। तो ये आपका एक्सप्रेशन आता है 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू r इनफाइनाइट z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम सिर्फ एक और डेरिवेशन कर लेते हैं, फिर हम लोग आज की क्लास खत्म करें, ठीक। सर ज्यादा मत पढ़ाओ, सर पढ़ लो भाई, थोड़ा सा और पढ़ लो, है ना, थोड़ा सा और पढ़ लो। देखो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसका, हाँ पहले मिटा लेते हैं, है ना, इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके।
तो अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है। यहाँ जो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी देखी गई थी वो क्या थी, वो एमिटेड फोटोन की वेवलेंथ था और उसके करस्पॉन्डिंग आप एमिटेड फोटोन की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। पर यहाँ क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन निकाला गया। ठीक है, तो एमिटेड फोटोन के लिए आप h nu लिख सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर आप h nu नहीं यूज कर सकते। यहाँ पे क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। ये अब हेडिंग नहीं है आपकी, ठीक है, ये हेडिंग आपकी नहीं है। अब आपकी हेडिंग क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। क्या होगा अगर आप फ्रीक्वेंसी लिखना चाहें, सबसे पहले टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम पीरियड क्या होता है, आपकी रेडियस अपॉन वेलोसिटी, रेडियस में सर्कमफेरेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, तो टाइम पीरियड आप कैसे लिखिएगा, t इज इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन v। ठीक है, 2 पाई r अपॉन v। पर आपको अगर फ्रीक्वेंसी लिखनी होगी तो क्या होगा, 1 अपॉन t, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2 पाई r अपॉन v, या इसको आप लिख सकते हैं v अपॉन 2 पाई r। ठीक है, आपको v का भी एक्सप्रेशन पता है और r का भी एक्सप्रेशन पता है, आइए लिख देते हैं। v का हो जाएगा आपका ZE स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट NH इनटू 1 अपॉन 2 पाई। r का क्या हो जाएगा, r का हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m ZE स्क्वायर। ठीक है, आपको भी ऐसे धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक, देखिए पाई से ये पाई चला जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 z m एक ही है तो आ जाएगा m z स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब और n क्यूब। ठीक है, 1/4 mz स्क्वायर अपॉन mz स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब n क्यूब। ठीक है, अगर आप इस एक्सप्रेशन को याद रखना चाहते हैं तो ठीक है, पर ये एक्सप्रेशन ज्यादा है। ठीक है, आपको करना क्या है, इसमें आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स 1/8 हो जाएगा mz स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब। ठीक, z स्क्वायर यहां से हटा लेते हैं, z स्क्वायर कर देते हैं अपॉन n क्यूब कर देते हैं। ठीक, और h क्यूब के साथ c का मल्टीप्लिकेशन यहां कर देते हैं और c का यहां मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन जो है ये क्या बन गया, ये बन गया आपका रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, एक बार और देख लीजिएगा, ये एक्सप्रेशन आपका रेडबर्ग कांस्टेंट आ गया। तो फ्रीक्वेंसी का असल में जो आपका एक्सप्रेशन आया 2r इनफाइनाइट c z स्क्वायर अपॉन n क्यूब। ठीक है, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया nth ऑर्बिट में किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। तो आज का लेक्चर यहीं पर करते हैं खत्म। आशा है आप सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमें टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जरूरी नोट्स और डॉक्यूमेंट्स मिल सकें। आप अगर ये चाहते हैं कि आपको कुछ क्वेश्चंस कराए जाए तो बिल्कुल आप क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं और साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि अगले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया जाए। ठीक है, अगली बार हम क्या करेंगे, अगली बार हम रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी वगैरह के एक्सप्रेशंस के साथ साथ एनर्जी लेवल डायग्राम, किस तरह रेडियस और वेलोसिटी का वेरिएशन हो रहा है, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड सीरीज किस तरह से एक्सप्लेन हुई बोर्स एटॉमिक मॉडल की हेल्प से, इस बारे में भी अपनी बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।